प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया विषय लेकर। तो बच्चों, मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले जो हम काम रोज़ करते हैं कि अपने पिछले दिन जो हमने किया होता है, सबसे पहले उसकी दोहराई करते हैं। तो चलिए, मुझे आप ये बताइए कि कल हमने क्या किया था। कल अर्थात हमारी पिछली कक्षा, जिसमें हमने क्या किया था, हमने व्याकरण का एक विषय जो है वो शुरू किया हुआ है। और वो विषय कौन सा है? पदबंध। जी हाँ, और हमने पदबंध किसे कहते हैं ये पढ़ा था। पदबंध की कितने भेद होते हैं हमने ये किया था, जिसमें हमने जाना था कि पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा क्रिया। और हमने 3 भेद जो है वो अच्छे से कर लिए हैं। संज्ञा कर लिया है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध, और थोड़ा सा क्रिया पदबंध जो है वो हमने आरंभ कर दिया था, है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब वो वाला तो आपको मैं टॉपिक करवाऊँगी ही, अपनी लाइव कक्षा में अच्छे से करवाऊँगी, यस। और जो आज का हमारा विषय है वो हमारा एक पाठ है स्पर्श पुस्तक का। और आप सबको पता है कि हमारी स्पर्श पुस्तक में से केवल एक पाठ और एक कविता जो है वो रह गई है। बाकी हमारा सारा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो हमने कर लिया है ना। जो कविता हमारी रह गई है वो मनुष्यता है, वो भी हम करेंगे। और जो हमारा पाठ है वो कौन सा है? वो है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। उसका एक पाठ जो है मैंने आपको बताया था, गिन्नी का सोना, वो आपके सिलेबस में से कट गया है। उसका दूसरा पाठ जो है झेन की देन, वो हमारे सिलेबस में है, तो हम आज वही करेंगे। एक छोटा सा पाठ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये पाठ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पतझड़ में टूटी पत्तियां का झेन की देन। बच्चों, इस पाठ के विषय में एक बात बताऊं कि ये पाठ जो है वो बहुत ही रोचक पाठ है, छोटा सा पाठ है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो इसका पहला पाठ था वो था गिन्नी का सोना, वो थोड़ा सा कठिन था, मैंने आपको बताया है। लेकिन ये जो भाग है झेन की देन, ये बहुत ही आसान सा पाठ है। और इस पाठ के विषय में, इसकी कहानी जानने से पहले हम इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ के जो लेखक हैं रविंद्र केलेकर, थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का उद्देश्य क्या है वो जानते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है लोगों को समय के महत्व के बारे में बताना, कि लोग जो अक्सर किस में उलझे रहते हैं, या तो भविष्य के रंगीन सपनों में खोए रहते हैं, या फिर जो समय बीत चुका होता है उसके बारे में सोचते हैं। जबकि इस पाठ के लेखक रविंद्र केलेकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को वर्तमान में जीना सिखाना। जी हाँ बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि केवल भविष्य या भूतकाल ही सब कुछ नहीं होता। हमारा जो सत्य है, जो सच्चाई है, जो जीवन का लक्ष्य, जो हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए कि वर्तमान में जीना है, इसके महत्व के विषय में बताना, कि वर्तमान ही सब कुछ होता है। अगर प्रेजेंट हमारा अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा और भूतकाल भी अच्छा होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं रविंद्र केलेकर, उनके बारे में जानते हैं कि रविंद्र केलेकर का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। रविंद्र केलेकर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने अपने लेखन में सामाजिक जीवन के, मतलब सोशल लाइफ, लोगों के सामाजिक जीवन के बहुत से पक्षों को, मान्यताओं को, व्यक्तिक विचारों को, व्यक्तिक का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल थॉट्स जो हैं, ओपिनियन जो हैं लोगों के, उनको देश के समक्ष अर्थात देश के सामने प्रस्तुत किया। रविंद्र केलेकर कोंकणी और मराठी के लेखकों व पत्रकारों में से
श्रेष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार के साथ ही अन्य पुरस्कारों से भी केलेकर को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो रविंद्र को केलेकर जो हैं उन्होंने कोंकणी भाषा और मराठी भाषा में भी बहुत सी रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं, और उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय जो है वो किसमें, लोगों के सामाजिक जीवन को, सोशल लाइफ को लोगों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, अब हम ये जो पाठ है उस पाठ की जो इंट्रोडक्शन है अर्थात जो पाठ प्रवेश है हम वो पढ़ेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये आशा कर रही हूँ कि सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं वो खोल लेंगे। आपकी स्पर्श पुस्तक में से आपका ये पाठ है झेन की देन, है ना, और इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, रविंद्र केलेकर। तो अब हम इस पाठ का जो इंट्रोडक्शन, जो पाठ प्रवेश है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने अपनी अपनी किताब जो है वो खोल ली होगी और उसमें पाठ प्रवेश जो है हमने वो पढ़ना है। और आप सबको पता है कि हर किसी पाठ या कविता का जो पाठ प्रवेश होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए पाठ प्रवेश शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण होता है। आपको भी पता है कि कविता में पंक्तियाँ जो है, कविता जो है वो छोटी होती है लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना, गद्य का मतलब पता है ना पाठ, पद्य का मतलब कविता, कहता जब कभी ये गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद रखना पड़ता। मुहावरा क्या है, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को गही रहे का मतलब क्या है कि जितना ज़रूरी होता है उसको ग्रहण करना, थोथा दे उड़ाए, जो काम की चीज़ नहीं है उसको दिमाग में ना रखना या उसको फूंक मार कर उड़ा देना, अर्थात व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ देना तथा जो लाभकारी या लाभदायक चीज़ें हैं उन्हें ग्रहण करना। इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है बेटा। बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा समझने की मांग की गई है। सरल लिखना, सरल का मतलब क्या होता है, आसान। थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, परंतु ये काम किसने किया है, इस पाठ के लेखक ने। फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण हैं। प्रमाण का मतलब क्या होता है, सबूत, कि कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कहना। ये हमारी प्राचीन जितनी भी कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति की कहाँ से शुरुआत हुई, आगम कथाएं, कौन कौन से लोग जो थे इन कहानियों में शामिल थे, कहता है इन सभी, ये जो सभी कहानियाँ हैं ये सभी उसी लेखन के प्रमाण हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानियाँ होती हैं उसमें, पंचतंत्र की कहानियाँ। वैसे जब हम छोटे थे ना तब ये वाली कहानियाँ जो है वो देखा करते थे। तो कहता है ये कम शब्दों में ज़्यादा कहना जो है, ये सारी कहानियाँ जो है इसी लेखन शैली में लिखी गई हैं। यही काम कोंकणी में, आपको पता है पहले बताया कि रविंद्र केलेकर ने कोंकणी भाषा में भी बहुत सी रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं, कि कम शब्दों में बहुत ज़्यादा समझने की डिमांड जो है लोगों से की जा रही है। ये प्रसंग मतलब ये जो कहानी है ये पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक का मतलब होता है अलर्ट, और सक्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव, नागरिक मतलब सिटीजन बनने की प्रेरणा भी देता है। और बच्चों जो पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना, जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। ये पाठ जो है गिन्नी का सोना, मैंने आपको ये बता दिया है कि ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम ये वाला पाठ जो है वो छोड़ देंगे। इसका जो दूसरा प्रसंग है वो कौन सा है, झेन की देन। बौद्ध दर्शन में वर्णित, बौद्ध दर्शन जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, वर्णित मतलब वर्णन की गई। ध्यान का मतलब क्या होता है बच्चों, मेडिटेशन, और पद्धति का मतलब मेथड की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी
अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। व्यस्ततम दिनचर्या मतलब बिजी रूटीन के बीच में कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। बच्चों, अगर हम साधारण शब्दों में जानें तो इस पाठ में हम जापान के लोगों के विषय में पढ़ेंगे कि जापानी जो लोग हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा ही बिजी है। वो महीनों का काम जो है वो दिनों में करना चाहते हैं और वो किससे प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन किससे कर रहे हैं, अमेरिका से। इसीलिए कहता है वहाँ के लोग जो है वो हर काम को दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर पूरा कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम वो भी इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको पाठ प्रवेश जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ की कहानी जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना और कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं वो आप उनके जो अर्थ है वो साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है बच्चों। तो हम पाठ पढ़ना अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पाठ की कहानी। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत में जो लेखक हैं वो याद कर रहा है जब वो अपने एक जापानी दोस्त से मिलता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जापान में मैंने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं, मतलब कि लोग जो हैं वहाँ के जापान के लोग जो हैं उनको ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो होती हैं। तो उसने कहा मानसिक मतलब दिमागी बीमारियाँ। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। 80% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब परसेंट। 80% लोग जो है मनोरुग्ण का मतलब है मन की बीमारियों से ग्रस्त हैं, अर्थात मन की बीमारियों के रोगी हैं। तो आगे उसने पूछा कि इसकी वजह क्या है, और लेखक ने किससे पूछा है, अपने जापान के किसी दोस्त से। तो वो उसने आगे से ये जवाब दिया, वो कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्पीड, रफ्तार का मतलब स्पीड। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, मतलब धीरे धीरे काम नहीं करते यहाँ पर लोग, बड़ी जल्दबाजी में काम करते हैं। कोई बोलता नहीं बकता है, मतलब जल्दी जल्दी बोलकर अपना काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, मतलब मेन वहाँ पर जो फोकस है वो किस पर किया जाता है, अपने काम पर। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है बच्चों, कंपटीशन, प्रतियोगिता। मतलब हमारा मुकाबला जो है वो हम किससे करते हैं, अमेरिका से। और 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कितनी स्पीड से, कितनी रफ्तार से वो काम कर रहे हैं और अपने दिमाग को आराम भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जापान के लोगों में ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो मन की है, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है। अभी ये लेखक का जो मित्र है वो ये सब कुछ बता रहा है बच्चों। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। कहता है वैसे ही हमारे दिमाग की रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, पर अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा गति से काम करने लगता है। फिर एक क्षण का मतलब क्या होता है, पल ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। तनाव का मतलब होता है टेंशन, और पूरा इंजन टूट जाता है। जब हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई भी तनाव है, समस्या है, तो उसके कारण क्या होता है, कहता है जो स्पीड का इंजन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। जी हाँ, क्योंकि जापान के लोग जो हैं वो अपने दिमाग को ज़रा सा भी आराम जो है वो नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ के लोग जो है वो मानसिक बीमारियों के शिकार हैं। ठीक है, ये सारी बातें लेखक को अपने मित्र से पता चली जब उसने जापानी लोगों के विषय में, वहाँ के लोगों के विषय में जाना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये वाला पैराग्राफ जो है वो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। कहते शाम को वह मुझे, लेखक कह रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो मुझे कहाँ ले गया, एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी जहाँ पर चाय पिलाई जाती है।
अब जापान के लोगों का रहन सहन किस प्रकार से वो कार्य करते हैं और अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ चैन के पल गुजारने के लिए वो ध्यान की एक पद्धति है, मतलब ध्यान मेडिटेशन जो है वो करते हैं, उसके लिए वो टी सेरेमनी के लिए जाते हैं। टी सेरेमनी मतलब चाय पीने के लिए एक जगह पर जाते हैं। और बच्चों, चाय पीने के लिए जिस जगह पर वो जाते हैं उस जगह की खास विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कहते हैं चाय पीने की ये एक विधि है, जापानी में उसे ये एक नंबर में प्रश्न या 2 नंबर में आ जाता है कि जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं चा नो यू। ठीक है, इसको आप सबने अंडरलाइन करना है और इसको याद भी करना है। अब जहाँ पर वो चाय पीने के लिए जा रहे हैं बच्चों, वहाँ पर उस खास जगह की खासियत क्या है। कहता वह एक 6 मंजिली इमारत थी। इमारत का मतलब बिल्डिंग, 6 मंजिली मतलब 6 स्टोरी, कि वो 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। अब दफ्ती का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले बताती हूँ। दफ्ती का मतलब होता है लकड़ी की एक खोखली सी दीवार जिस पर चित्रकारी की जाती है, जैसे ट्रेडिशनल वे से। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक रूप से जहाँ पर चित्रकारी की हुई थी, मतलब दीवार जो थी उस जगह की जहाँ पर 6 मंजिली इमारत जहाँ पर वो चाय पीने के लिए गए उसके विषय में बता रहे हैं कि दफ्ती की दीवारों वाली, मतलब लकड़ी की दीवारें थी, खोखली दीवारें लकड़ी की, जिसके ऊपर क्या किया हुआ था, जिसके ऊपर मतलब जो दीवार थी उसके आगे लक्कड़ लगाई हुई थी और उसके ऊपर क्या किया हुआ था, चित्रकारी की गई थी, मतलब पेंटिंग बनाई गई थी। और तातामी का मतलब होता है चटाई की ज़मीन वाली, मतलब उसकी ज़मीन पर मैट बिछाया हुआ था। मैट मतलब चटाई। चटाई क्या होती है, बैठने के लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं, है ना। तो कहता चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर सी पर्णकुटी थी। पर्णकुटी आपका समास विग्रह है, मतलब पत्तों से बनी हुई कुटिया, और ये है तत्पुरुष समास। फिर उसके बारे में कुटिया का मतलब होता है जैसे एक छोटा सा कमरा। तो बच्चों, जहाँ पर चाय पिलाई जाती है उसके विषय में भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है, और आपने बड़े ध्यान से इन सब लाइनों को, पंक्तियों को अंडरलाइन ज़रूर करना है और दिमाग में भी रखना है। अब वहाँ का दृश्य कैसा था, अब उसके विषय में बताने लगे हैं। कहता बाहर एक बेढब सा मिट्टी का बर्तन था। बेढब मतलब आड़ा तिरछा, मतलब जिसकी शक्ल सूरत जो है वो अच्छी नहीं थी। मिट्टी का एक कहता बर्तन पड़ा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था, और उस बर्तन में से पानी लेकर हमने क्या किया, हमने अपने हाथ पाँव धोए, तौलिए से पहुँचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। अब चाजीन कौन था, ये भी प्रश्न जो है वो आपको पूछ सकते हैं। चाजीन था चाय पिलाने वाला। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, मतलब हमारा स्वागत किया। दो झो, उसने जापानी भाषा में ही कहा दो झो, यानी इसका मतलब था आइए, तशरीफ़ लाइए, कहकर स्वागत किया कि आइए और अंदर आइए और बैठ जाइए। फिर उसने क्या कहा, उसने बैठने की जगह हमें दिखाई कि कहाँ पर हमने बैठना था। अंगीठी सुलगाई। अब अंगीठी क्या होता है, अंगीठी हमारे, मुझे लगता है गाँव में जो है शायद बच्चों ने देखा हो, जैसे चूल्हा होता है मिट्टी का, ऐसे ही लोहे की बाल्टी के ऊपर मिट्टी लगाई जाती है और उसे अंगीठी का रूप दिया जाता है। जैसे बड़े बड़े तंदूर होते हैं, ऐसे ही वो अंगीठी होती है, उसमें भी हम खाने पीने का सामान जो है वो पका सकते हैं, जैसे चूल्हे में हम पकाते हैं। ठीक है, तो कहता है उसने अंगीठी सुलगाई, मतलब अंगीठी जलाई। फिर उसने क्या किया, कहता उस पर चायदानी रखी। अब चायदानी क्या होता है, जिसमें चाय बनाई जाती है। मुझे लगता है कई बच्चों के घरों में वो सिल्वर से कलर की केटल होती है, उसमें चाय हम बना भी सकते हैं और चाय को सर्व भी कर देते हैं। मतलब वो सीधा ही, ज़्यादातर होटल में, जो पुराने होटल है वहाँ पर वो सिल्वर की जो चायदानी है वो होती है जिसमें चाय बनाई जाती है। शायद कई बच्चों के घरों में भी होगी, है ना। तो कहता उस पर अंगीठी पर उसने चायदानी रखी। बगल के कमरे में, बगल मतलब साथ वाला जो कमरा था, उसमें जाकर वो कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से उसने क्या किया, बर्तन को साफ़ किया। और कहता सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की
क्रियाएं मतलब एक्टिविटी, कि वो जो चाजीन था वो सारी एक्टिविटियाँ, सारे कार्य इतने गरिमापूर्ण ढंग से, गरिमापूर्ण का मतलब होता है सलीके से, मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहा था कि उसकी हर भंगिमा से लगता था, भंगिमा का मतलब होता है हाव भाव, ठीक है, उससे लग रहा था जैसे जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों, जय जयवंती जैसे कोई गाने की धुन चल रही हो, मतलब सारा कार्य बहुत ही सलीके से हो रहा था, बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। मतलब वहाँ का वातावरण, जहाँ पर वो टी सेरेमनी के लिए गया, जहाँ पर वो चाय पीने के लिए गया, कहता वहाँ का जो माहौल था, वातावरण था, वो बहुत ही शांतिपूर्ण था और इतना चुपचाप था वहाँ का माहौल कि लेखक और उसके मित्र को जो चायदानी में पानी उबालने के लिए, चाय बनाने के लिए रखा था, उसका खौलना, मतलब पानी का जो उबलना है और जो बबल्स की आवाज़ आती है, कहता वो भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहने का मतलब ये है कि जापान के लोग जो है इतने बिजी शेड्यूल जो है उनका रहता है, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ पल वो निकालते हैं ताकि दिमाग को आराम दे सके। ठीक है, ये सब बातें जो है इस पाठ में हमने पढ़ी हैं। आगे जो इस पाठ में हमने पढ़ना है वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पर मुझे इस बात की पूरी आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ जो है वो जितना हमने पढ़ा है वो शायद आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा पाठ है। जापानियों के विषय में बताया गया है कि वहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा होती है, कितना मानसिक बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है प्रत्येक कार्य को रफ्तार से, जल्दबाजी से ख़त्म करना चाहते हैं और अपने दिमाग को आराम भी नहीं देते हैं। तो जो शेष रहता पाठ है वो हम अगली कक्षा में ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब बच्चों का काम ये है कि आपने जितना पाठ हमने किया है, चाहे उसमें पाठ की इंट्रोडक्शन है, चाहे पाठ की कहानी है, वो सब आप सब ने अच्छे से पढ़ना है। अगली कक्षा में उससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं ज़रूर पूछूंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अपनी अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे और इस विषय को आगे विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।